अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक़्त मानसरा के एक लीजेंडरी शख्सियत निसार अहमद ख़ान के साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो क़ारीन हैं, जो नाज़रीन हैं, वो निसार साहब को बख़ूबी जानते हैं। एक कदावर शख्सियत हैं, एक बड़ा नाम है सहाफ़त में। हमारे लिए एज़ाज़ की बात ये हुई कि पिछले 2 दिन पहले कि 3 दिन पहले वाक़या तो ये बताएँगे, इनको एक बहुत बड़ा किस्म का अवार्ड मिला पूरे पाकिस्तान में इंग्लिश सहाफ़त में। इनको पहली पोजीशन पे इनको अवार्ड दिया गया बाकायदा कराची में। और गौरन सिंह जो नए कामरान टिसूरी साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं क्योंकि मैं कराची रहा हूँ, तो इन्होंने इनको अवार्ड से नवाजा। मैं ये समझता हूँ कि ये अवार्ड इनका नहीं है, ये अवार्ड में भी जर्नलिस्ट हूँ मेरा है, ये अवार्ड मानसरा का है, ये आरोज साफ़ी का है, जो हक और सदाकत की बात करता है, जो सच की बात करता है, जो जर्नलिज्म की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है और जो हुकूक की बात करता है। निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियाँ नसीब करे। नाज़रीन, 97 96 97 से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। 25-26 साला सहाफ़त की बात भी होगी, इस 10 की स्याही की बात भी होगी। सर ज़रा ये बताइए कि इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल हुई और ये जो आपको अवार्ड मिला, इसके पीछे जो था वो कौन-कौन सी चीज़ें कार फरमा थीं और ये अवार्ड असल में है क्या? बहुत शुक्रिया मुश्ताक आज़ाद साहब, आप यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए, आपने टाइम लिया और आए। मैं समझता हूँ कि आपकी एफ़र्ट्स जो है ये सहाफ़त और इस माशरे के पिछे हुए तबक़ात के लिए एक अहम कदम है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस तरह है कि ये जो अवार्ड है ये गुज़िश्ता रोज़ मुझे दिया गया है। ये अ, मेरी पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिस तकरीब में ये तकरीब जो है ये एक कड़ी है उस सिलसिले की, जिसमें हमारे मुल्क में ख़वातीन की जो है उनके ख़िलाफ़ एक इम्तियाज़ी सलूक रखे जाते हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, गैरत के नाम पे कत्ल किए जाते हैं। तो इस हवाले से मेरी सिलेक्शन पहले हुई थी, तो उसमें ये था कि मेरी जो ऐसी मैंने जो डॉन अखबार में मैंने ऐसी खबरें शाया की थी, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स थी, जो ख़वातीन के हवाले से थी कि उनको किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं, उनके जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, अर्ली फोर्स्ड मैरिजेस हो रही हैं, और इसी तरह जो है चाइल्ड लेबर है। तो ये स्टोरीज़ थी, उस पे मेरी जो है सिलेक्शन हुई थी पूरे पाकिस्तान से। उस वक्त उन्होंने 38 जो मर्द ख़वातीन जो जर्नलिस्ट थे, उसमें पूरे मुल्क से उन्होंने लिए थे मुख्तलिफ शोबों में। तो इस हवाले से ये था कि ये जो एक सिलसिला था उसमें, ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, यूएनएफपीए, जो है इसी तरह जो है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और ये कराची के आईबीएम को कहते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, ये जो एक आईबीए का इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची जो है, ये एक माना हुआ और पाकिस्तान का मशहूर इदारा है। तो उन्होंने जॉइंट सिलसिले में जो है इस किस्म की एक एफर्ट्स थी, और जिसमें जो है मेरी एक स्टोरी थी, जिस स्टोरी को मैंने लिखा था, ये ख़ास करके ये थी उस हवाले से कि गैरत के नाम पे किस तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो है ख़वातीन को जो है कत्ले आम उनका हो रहा है, इनकी शरह क्या है, और उसके हवाले से इनको क्यों मारा जा रहा है, और किस किस्म के जो हैं मज़ालम हो रहे हैं जिसका सामना है। फिर उस हवाले से मैंने पूरी एक तहकीकात की कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल जो है 500 के करीब ख़वातीन सिर्फ जो हैं, या मर्द ख़वातीन जो हैं, उसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, जिनको गैरत के नाम पर और डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम कहते हैं, घरेलू तशद्दुद के नाम पे जो है वो कत्ल किया गया। इसी तरह जो है बड़े पे 1500 के करीब या 1500 से भी ज़ायद जो हैं ख़वातीन को उस साल जो है उस पर उनको उनकी जो है असमत दरी की गई। और ये सिलसिला जो है ये ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है, अगरचे मौजूदा एक मीडिया का रोल और इसी तरह हुकूमत की तरफ से इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन जो हैं उसका मुतारफ़ करवाए गए हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं, इसमें अगरचे बड़े पैमाने पर कमी आई है, लेकिन बदस्तूर जो है इस मुल्क में अब भी जो है ये काम जारी और सारी है।
تو اس حوالے سے جو میرا یہ آرٹیکل تھا اس کو ڈیڈلی ٹریڈیشن کہتے ہیں، ڈان میں شائع ہوا تھا، ڈان کے سنڈے میگزین میں، سنڈے میگزین میں وہ شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرا پارٹ تھا، جب انہوں نے جو سٹوریز مانگی تھیں 4 کیٹیگریز میں مختلف تھے، اس میں الیکٹرانک جو تھا، الیکٹرانک ایک شعبہ تھا، اسی طرح سوشل میڈیا ایک شعبہ تھا، اور پھر اس طرح پرنٹ اردو جو تھا وہ ایک شعبہ تھا، اور پرنٹ انگلش جو تھا وہ ایک شعبہ تھا۔ تو اس میں اللہ نے مجھے اس اعزاز و انعام سے نوازا، اور یہ میری جو ڈیڈلی ٹریڈیشن جو اسٹوری تھی اس میں جو ہے اس کو جو ہے یہ ایوارڈ ملا ہے۔ اچھا، دامن وقت کے دامن میں ہمیشہ اختصار رہتا ہے۔ نثار خان، یہ بتائیے کہ اپنی یہ کامیابی ماشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایوارڈ جو ہے وہ استعارہ ہوتا ہے آپ کو ریگارڈ دینے کا، بے جان ہوتا ہے لیکن وہ آپ میں نئی ایک جان، نئی ایک روح پھونک دیتا ہے۔ تو اس کامیابی کو آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ دیکھیے جی، میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ مجھے ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس وقت مجھے جو ایوارڈ، پہلے 2 ایوارڈ میں نے 2017 اور 18 میں مجھے ایوارڈ ملا ہے، اور وہ ایوارڈ بھی مجھے جو ہے انٹرنیشنل سطح کے اگر میں کہوں تو وہ شامل تھے اس میں، وہ بھی کراچی میں مجھے ملے تھے۔ وہ بھی یہی تھے کہ خواتین کو جو ہے ان کو جو ہے دوران زچگی جو ہے اور حمل کے دوران جو ہے ان کو جو جس کو انسکلڈ برتھ اٹینڈنس ہم کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ جو عام گھریلو عام دائیاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی تربیت نہیں حاصل کی، اس پہ مجھے ایوارڈ ملا تھا، اور یہ اس کی دوسری کڑی ہے۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، میں اگر کہوں تو یہ دونوں ایوارڈز کا کریڈٹ جو ہے یہ میرے والدین کو جاتا ہے، جنہوں نے انتہائی میں سمجھتا ہوں نامساعد حالات اور مشکلات میں، آپ یقین جانیں اب کہتے ہوئے کیا کہوں، میں اپنی ہسٹری کیا لے کے بیٹھ جاؤں۔ میں جب ایف ایس سی کر رہا تھا تو آپ یقین جب میں نے میٹرک میں، اس وقت 600 نمبر بڑے اچھے اعزازی نمبر تھے، اچھے نمبر ہوا کرتے تھے میٹرک میں، تو میں نے 600 نمبر لیے، بہت اچھے نمبر تھے اس وقت کے حساب سے، اب کی بات نہیں کر رہا، اس وقت تو 800 ٹوٹل نمبر ہوا کرتے تھے، آج کل نمبر بھی زیادہ ہو گئے۔ تو میں پھر جب چاہتا تھا کہ میں آگے جو ہے میں اس میں کالج میں داخلہ لوں، تو آپ یقین جانیں کہ میرے والدین کے پاس اس حد تک جو ہے وہ وسائل نہیں تھے، مالی وسائل، کہ وہ مجھے جو ہے وہ داخل کروا سکتے۔ میں نے پھر کالج ایبٹ آباد کالج سے جو ایف ایس سی کی، پھر آن بورڈ جو ہے پھر میں نے ماسٹر آف بزنس کیا، لیکن یہ اللہ کا ایک بڑا مجھ پہ احسان ہوا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ میں اس لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کھانے کے لیے بھی اگر نہیں ہے تو وہ بچوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ، تو اور یہ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، مجھ سے زیادہ شاید اور کون اس بات کو سمجھ سکے گا، جب آپ کے والدین جو ہیں ایک پہلے مالی وسائل ہونے کے باوجود جب وہ اچانک ان کی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ مسائل کا شکار ہو جائیں اور فائنینشلی جو ہے مسائل میں چلے جائیں، تو اس حوالے سے میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، میرے والدین کی جو بڑی کاوش ہے، ان کی جو ہے ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک والدین کا جو ویسے کردار ہوتا ہے، اور ان کا میرے والدین کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ہے میری جو اس شخصیت سازی میں میرے یہاں تک آنے میں، تو میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ایک نصیحت بھی یہاں پہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ والدین کی قدر کرے، اور یہ انمول ہیرے ہیں، ان کو جو ہے خاک میں نہ ملائے۔ ہاں، کیا خوبصورت بات کی! یہ سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے واقعی۔ جنہوں نے اپنے والدین کی عزت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے۔ اچھا نثار خان، صحافت میں کیوں آئے؟ آپ پڑھاکو بچے تھے، اور پھر اس کے بعد انتہائی شریف النفس بھی ہیں، کم گو بھی تھے، اور یہ پرخار میں کیوں آئے؟ یہاں پر تو ہر قدم پہ گولی ہے، ہر قدم پہ دھمکی ہے، ہر قدم پہ اگر کسی کے خلاف خبر لگایا جائے تو بلیک میلر ہے، حق میں لگایا جائے تو لفافہ ہے۔ تو اس کو کس طرح چنا آپ نے؟ بڑی اچھا آپ کا سوال ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی بات جو ہے جو ہو رہی ہے، یا یہ اس معاشرے میں جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان کو میں جھانکنے کے بجائے دوسرے کے گریبانوں میں جھانکنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اس کی ٹو میں لگے اور رہتے بڑے ہیں، مزے بھی لیتے ہیں اس سے۔ اپنے کام کو اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے آپ کو جس طرح سے کیا، میرے والد صاحب جو تھے وہ اخبار فروش تھے، ان کے پاس ایجنسیز تھیں، تو مجھے آپ کو میں بتاؤں، یہ بڑے پہلی دفعہ آپ سے ویسے تو ہم دوستوں میں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ ہوگا، میرے والد صاحب اس وقت جو ہے ڈان کے یہاں پہ ان کے پاس آیا کرتی تھی، سب ایجنسی تھی ڈان کی ڈان ہمارے کراچی پاس، میں۔ ڈان، جسارت اور ریت کراچی، یہ بہت پرانی باتیں ہیں اس وقت کی، آج کل یہ، تو وہ آتی تھی اور میں چھوٹا سا تھا اس وقت، تو آپ اس وقت جسارت بھی آیا کرتی تھی کراچی۔ آیا کرتی تھی، اور جیسا امن تھی، جسارت، آپ کا کہنا تھا کہ میں کس طرح اس فیلڈ میں آیا، میں نے جرنلزم کس طرح جوائن کی، تو اس طرح تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اپنے وقت کے جو تھے اس وقت نیوز ایجنٹ بھی تھے، اور وہاں پہ وہ اخبار فروش بھی تھے۔ کراچی کی زیادہ تر جو ایجنسیز تھی، سب ایجنسیز تھی، وہ ہمارے پاس تھی، اس میں ڈان ہمارے پاس آیا کرتی تھی میرے والد صاحب کے پاس، اسی طرح جو ہے اس وقت جسارت ہوا کرتی تھی، امن تھی،
हुर्रियत थी, ये बड़े उस वक़्त के मशहूर जो अखबारात थे वो शाम के वक़्त आया करते थे। सुबह तो वो पहुँच नहीं सकते थे कराची से, जहाज़ से आते और फिर करते-करते 2-3 बजे के करीब या ढाई 3 बजे के करीब यहाँ पे आया करते थे इस वाले, तो वो फिर उसको फ़रोख्त करके लोगों तक पहुँचाया करते थे। तो डॉन अखबार को उस वक़्त मैं बड़ा देखता था, इतनी बड़ी अखबार हुआ करती थी। आजकल तो बहुत सी जो आपके सफ़े ही बहुत कम हो गए हैं, इंतहाई कम हो गए। 24 सफ़े 32 सफ़े। हाँ, अब तो इतने नहीं, उस वक़्त तो मैं बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। आजकल तो मेरे ख़्याल में इसकी तादाद जो है 16-12 पे हो गई है, इस किस्म की आ रही है। तो उस वक़्त बहुत तो मुझे वो उस वक़्त हालाँकि मैं ना इंग्लिश समझता था, ना कोई ऐसी बात थी, तो मुझे वो अखबार जो है वो बहुत अच्छी अच्छी लगती थी। मैं कहता था कि मैं किसी तरह इसका रिपोर्टर बन जाऊँ या मैं इसमें लिखूँ। हालाँकि मेरा शौक सच नहीं था, लेकिन मुझे अखबार वो अच्छी लगती थी। फिर ख़ैर दो इस तरह हुआ, उस वक़्त से भी मैं हमारे पास एजेंसी हुआ करती थी, ख़बरें का मैं जो रहा हूँ, ख़बरें जो है मेरे नाम पे थी, उसकी एजेंसी हमने ली थी उस वक़्त। हमने काफ़ी पैसे दिए थे उस वक़्त उसकी एजेंसी के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप जो है हमारे रिपोर्टर बन जाएँ, क्योंकि एजेंसी आपके पास है तो आप ख़बरें के लिए जो है आइंदा खबरें रिपोर्टिंग का के जो इदारती पेज था बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसमें हसन निसार था, जावेद चौधरी था, तो वो बड़ा एक पॉपुलर अखबार था उस वक़्त खबरें। जी, अल्लाह ताला ने मुझे एक पज़ीराई जो कहते हैं आपको घर से ही मिल जाती है, वो घर वाला यही सीन था कि जब मैंने ख़बरें जॉइन की, तो बड़े-बड़े जो अपने आप को उस वक़्त के जो हमारे रिपोर्टर्स थे, सीनियर रिपोर्टर्स थे, तो वो इसलिए मेरे सामने फिर न ठहर सके कि एक तो ये था कि मैं नए आदमी जो भी होता है, उस पे बहुत ज़्यादा जोश व वलवला होता है। तो दूसरा ये है कि वो किसी बात पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करता। आप यकीन जानिए मेरी वो रिपोर्टिंग्स थी, मैंने ऐसी-ऐसी रिपोर्ट्स लिखी। आप उस वक़्त प्रेस क्लब हुआ करता था, मैं बल्दिया के हवाले से मैं आपको बल्दिया के मैंने हर चीज़ को जो है उस वक़्त, ये नहीं कि ये मेरा अपना है या बेगाना है, लेकिन नहीं, जो खबर है। जो खबर है और अच्छी खबर है जिसमें माशरे को फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने उस वक़्त वो बल्दिया के हमारे उस वक़्त बड़े मसाइल हुआ करते। आप यकीन जाएँगे उस वक़्त के जो सहाफ़ी थे, आप प्रेस क्लब की बात चलती है, तो आप प्रेस क्लब में पूरा उन्होंने मेरे खिलाफ एक पूरा प्रोग्राम किया। वहाँ पे बड़े-बड़े लोग बुलाए मेरे खिलाफ, और फिर आप यकीन जानिए देखिए ताज़ियती रेफ़रेंस किया जी। ये जो अपनी ये ख्वाहिशों करता के है, ताज़ियती रेफ़रेंस हुआ जी। ये करता है, ये वो करता है, और हमें आपको पता है सहाफ़त के शोबे में बड़ा इल्ज़ाम, हालाँकि मैंने कभी ज़िंदगी में मैं सोच भी नहीं सकता था, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इंसान है, वो जी ये हो गया, वो हो गया, वाक़या एक सिस्टम है। कराची के बहुत मशहूर अखबार में निसार साहब में बतौर एजुकेशन रिपोर्टर काम कर रहा था, तो फिर एक रात को मुझे उठाया गया, मैं मोटरसाइकिल पे था तो कपड़ा डाला गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं कच्ची ग्राउंड में था और अलफ नंगा था मैं, और 12 ज़िंदगी थी, और बस अब ड्रिल होने वाले थे, तो खुदा बच के चौधरी असलम साहब डोडियाल वाले, उन्होंने छापा मारा और वो वहाँ से बाज़ियाब करा दिया। लेकिन वो जब ड्रिल मारने से पहले उन्होंने कहा जी आप एजुकेशन रिपोर्टर हैं, लेकिन कभी-कभी आप हमारे लिए भी काम करते हैं। तो जो आपकी बात याद आई। अच्छा, किसी लम्हे निसार साहब महसूस हुआ कि यार ये मैं गलत फ़ील्ड में आ गया हूँ, पछतावा हुआ, या दिल परेशान हुआ कि यार मैं तो इस मिज़ाज का नहीं था, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? कभी ऐसा महसूस हुआ? मुझे कभी मैं वो आदमी था कि मैं जो अगर इब्तिदा में मैंने मास्टर बिज़नेस किया हुआ है, फिर एफएससी मैंने अपने बाद कॉलेज से की। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम था, मुश्किलात से मैं की, लेकिन मैंने जारी रखी अपनी तालीम जिस तरह हो सकती थी, अल्लाह ने मुझ पे करम किया। मैंने हमेशा जो है मैं सरकारी जॉब के ख़िलाफ़ था कि मैं कभी भी सरकारी मुलाज़िम नहीं बनता, और वाक़ई फिर मैं ना बना, फिर जब इधर आया होते-होते फिर आगे चलता गया। तो बड़ा मैंने जो भी था एक सिस्टम था, लेकिन ये जो दौर जा रहा है, जिस दौर में मैं गुज़र रहा हूँ, एक तो महँगाई बहुत बेतहाशा महँगाई हो गई है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो मीडिया थे, जो हाउसेस थे उस वक़्त खुशहाल थे, शायद वो हमें अच्छी सैलरीज़ दे रहे थे, या जो हमारे अब तमाम जो सहूलियात थी, जो मीडिया के हवाले से पेट्रोल शामिल होता है, उसमें मोबाइल आपका शामिल होता है, जो भी चीज़ थी वो आपको मिल रही थी, आपको डीएसएल की सहूलियत थी, सब कुछ। आप यकीन जाने पिछले 2-3 सालों में कोरोना से भी पहले कुछ एक मुल्क में एक मंदी का रुझान आया, मीडिया पे तबाही आ गई। मीडिया से बहुत बड़े लोगों सतह पे लोगों को निकाला गया है, लोगों को आम लोगों को तो नहीं पता। फिर ये है कि अगर जिसकी सैलरी जो ₹100 सैलरी थी उसमें से ₹40 उन्होंने काट के उसको ₹60 देना शुरू किया हुआ है। तो ये मुल्क में हो रहा है, ये तंज़ीमें भी बाज़ बनी हुई हैं, कुछ नहीं कर उस वक़्त मेरा दिल मैं सोचता था मुझे कोई अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी मिली सहाफ़त के बाद कि मैं किसी भी अच्छे इदारे में जा सकता था। सरकारी बात नहीं करता, वैसे भी जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जहाँ के मैं अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छा निसार कुछ साहब, आपके व्लॉग कमा आपके सकता। प्रोग्राम में अक्सर देखता हूँ, अल्लाह ने आपको साउंड बीट बड़ी अच्छी दी है, दूसरा आप टू द पॉइंट बात करते हैं, और आपकी 90-95% जो रिपोर्टिंग है, वो मैंने ये देखा है वो गैर जानबदार भी होती है, उसमें तहकीक भी होती है, रिसर्च भी होती है।
क्या ऐसा ना होता, जो भी आप बात को तो तसल में जोड़ता हूँ, कि आप एक बड़े चैनल में होते इस वक़्त और एक अच्छे बड़े एंकर होते और हम भी आपसे मिलने आते, तो आपने ये हमारे साथ ज़ुल्म नहीं किया? अ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे कई दफ़ा चांसेस मिले जिसमें मैं इस्लामाबाद जा सकता था। फिर इसी तरह पेशावर से मुझे खुद कहा गया जी कि आप यहाँ पे आ जाएँ। आप क्योंकि मानसरा में रह के कोई आदमी भी जो है वो आगे नहीं निकल सकता। अगर उसको निकलना है, मेरे साथ के जहाँ पे बहुत सारे जो एंकर्स ये लोग बैठे हुए हैं, इसमें मेरे साथ के बल्कि मुझसे जूनियर हैं, और वो हमसे उस वक़्त जब वो रिपोर्टर थे पूछे थे, लेकिन वो फिर उन्होंने अच्छा काम ये किया कि वो लोग निकले और बड़े शहरों में गए जहाँ पे इसकी माँग है या जो में सिस्टम है। साफ़त, मानसरा का प्रेस क्लब और मानसरा की जर्नलिज़्म बहुत पीछे रह गई है, इंतहाई पीछे रह गई है। एक ग्रुप आता है, उसमें भी एक माफिया है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है, तेरी बारी है, फिर मेरी बारी है, न नए लोगों को मेंबरशिप हो रही है, न प्रेस क्लब में कोई तामीरी काम हो रहा है, न कोई वर्कशॉप हो रही है, न कोई ऐसी चीज़ हो रही है। तो क्या आप को कभी कभी दुख नहीं होता कि यार मैं इस प्रेस क्लब का मेंबर हूँ और मैं साफियों के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं कोई नई चीज़ नहीं ला सका, मैं मिजाज नहीं बदल सका, मैं ये जो माफिया है इसको यहाँ से भगा नहीं सका या इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, कभी सोचते हैं आप इस हवाले से? आपने वो क्या कहते हैं, दुखती रग पे हाथ रख दिया। वो कहते हैं वो नमकपाशी होती है उसको, इस तरह की बात है प्रेस क्लब के हवाले से। मैं बहुत बड़ा दाई हूँ सहाफ़त की, जो कहते हैं उसकी जो नॉर्म्स हैं, जो उसके असूल हैं, जो उसके अ, हदूद व क़यूद हैं। मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ उस चीज़ को, और मैं ये कहता हूँ कि एक सहाफ़ी भी वही है और एक आम आदमी भी वही है। सहाफ़ी का एक अपना काम है और दूसरे का एक अपना काम है। हर इंसान अपना काम कर रहा है। सहाफ़ी कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक नहीं है। कोशिश है, अल्लाह ताला जानता है, मेरी बहुत बड़ी कोशिश है कि मैं कम से कम कोई मुझे ये इस किस्म की बात ना कहे कि जी, वैसे कह सकता है कोई किसी, जिस दिन मेरा ज़मीन वो कि मैंने कोई गलत काम किया तो वो खुदा ना करे इस तरह हो। मैं बहुत बच के दूसरा ये जो सबसे बड़ी बात आपने कही है, ये मैं किसी को माफिया नहीं कहूँगा माजरत के साथ, ये आपके अपने अल्फाज हैं। मैं नहीं समझता माफिया, ये मफादात की गेम होती है। माफिया देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं 2018 में मैं सदर बना। जब मैं 2018 में सदर बना तो हर इंसान जो है वो उसने अल्लाह को जवाब देना है। मैं अल्लाह को जवाब देने के हवाले से मेरे ज़हन में ये था कि मैं इस एक साल में तब्दीली लेके आऊँ। मैंने उस साल में जो कुछ हो सकता था, आपको पता है मैं किसी प्रेस क्लब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा था। माज़ी के हवाले हमारे प्रेस क्लब के हवाले से या मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों के हवाले से इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, सच भी होते हैं। जब मैं सदर नहीं था, तो मैंने उस वक़्त भी बरमला ये उसके आप कहते हैं हमारे जिसको करारदाद के तौर पे मंज़ूर है, मैंने कहा जी कि कोई आदमी यहाँ पे जो प्रेस क्लब है, इसमें कोई जिसको कहते हैं गैर अखलाकी काम के लिए नहीं आएगा। शराब व कबाब जिसको एक नाम दिया जाता है, मैं नहीं कहता कि वहाँ पे होती है ये बात, लेकिन ये आम तासर था लोगों बिल्कुल में। प्रेस क्लब की आड़ में होती है। ठीक है, होता है हमारे प्रेस क्लब में होता था या नहीं, वल्लाह ये मैं नहीं कहता। ये हमें लोग कहते थे जी कि आपके प्रेस क्लबों में ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो मैं उस वक़्त सदर नहीं भी था, मैं उस वक़्त मेंबर था, तो मेरा ये करारदाद है, मुझे इस बात पे अल्लाह की ज़ात पे मैं एक यकीन रखता हूँ कि मैं पहला आदमी था जिसने ये उठ के खड़े होके कहा कि भई कोई आदमी यहाँ पे इस काम के हवाले से नहीं आएगा। जिस आदमी अगर कोई चाहता है ऐसा कोई काम है, वो बिल्कुल सहाफ़ी है, वो अपने घर पे जाके जो भी उसका करे, साइडों पे करे। इस प्रेस क्लब जो है, ये है हमारे एक ईमान का हिस्सा है। वाह! ठीक है? इसलिए कि यहाँ पे हम जब सब मिल के बैठते हैं, तो वो कोई आदमी ये नहीं कहता ये ऐसा, ये ऐसे, सबकी एक ही पहचान हो जाती है। तो इस हवाले से ये एक अगर कोई हम जब तक इसको इज़्ज़त नहीं देंगे, तो फिर हम अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगे। अभी आपने जो इलेक्शन देखे हैं, ये इससे पहले भी होता रहा है। आप यकीन जानिए, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि ये प्रेस क्लब जो है, अगर आपके इख्तिलाफ़ात हैं, सिर्फ़ आपके इख्तिलाफ़ात इलेक्शन तक रहें। जो ही इलेक्शन ख़त्म आह, होता है, आप आह, सहाफ़ियों की बेबूद करें। आह, आप यकीन जानिए, मुझे दुःख इस बात का है कि मैं ये नहीं कहता कि हमारी तंज़ीमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन एक बात मैं सच कहता हूँ कि उसका जब हम आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उसका फ़ायदा वो लोग, वो माफ़ियाज़ ले रही हूँ। हाँ, मैं माफ़िया का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जो ये उस माशरे में काम सिर्फ़ इस वजह से कर पा रही होती हैं कि यहाँ पे सहाफ़ी जो हैं, वो इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं। सर आखिर में इख्तिसार के साथ, जी, जी। जो नए आने वाले लोग हैं, बहुत से लोग आपको रोल मॉडल समझते हैं, बेशुमार नौजवान आपको फॉलो भी करते हैं, उनके लिए इख्तिसार से?
देखिए जर्नलिज्म जो है मैं समझता हूँ एक जिहाद है वैसे, सच्ची बात जो कही जाए। पैसा जो है इसमें बाज़ लोग ये कहते हैं जी ब्लैक में कोई चंद लोग देखें मुट्ठी भर हर जगह बुरे लोग होते हैं, वो हर जगह हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया के हवाले से जर्नलिज्म में आप जो हैं वो पैसे उस तरह नहीं बना सकते। कुछ चंद लोग हैं वो अच्छी-अच्छी सैलरीज़ पे लगे हुए हैं या कोई ब्लैकमेलिंग पे कुछ करता होगा या एक तासर है कोई लेकिन जिसको एक आम रूटीन कहते हैं ना, देखिए वो तो रेयर केसेस में होता है, कम तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे भी होंगे। कुछ लोग हैं अपने उनके अपने बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या इस तरह के वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा पैसा इस तरह नहीं है। ठीक है, अगर है भी है तो वो बड़े लेवल पे है जिसमें हर आदमी जाना है उसका बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उस हवाले से जो छोटे लेवल पे हैं वो ज़रूर जर्नलिज्म करें, लेकिन ये है कि मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो बड़े शहरों में जाएँ। नाज़रीन, यकीन कीजिए निसार साहब पहली दफ़ा इन्होंने इतनी खुल के गुफ्तगू की। रिपोर्टिंग करना अलग बात है, इंटरव्यू वाला मामला जो होता है वो अलग बात है। बेशुमार लोगों के इंटरव्यू लिए, आज इनका भी इंटरव्यू था और बिल्कुल कोई ये ज़हनी तौर पर कोई तैयार नहीं थे, ना कोई प्लान था, एकदम अचानक आए और क्योंकि अल्लाह ने इनको इज़्ज़त से नवाज़ा। जाते-जाते निसार साहब लफ्ज़ जो मैंने माफ़ी इस्तेमाल किया था, तो कुछ लोग हैं जो उन माफ़िया के सरकर्दा होके प्रेस क्लब में ही बैठे हुए हैं और उनके मफ़ाद के लिए काम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सहाफ़त एक बहुत आला शोबा है। आज हम आपके पास आए हैं, तो इसलिए आए हैं कि आप एक साफ़ी हैं और इसलिए आए हैं कि आपको इज़्ज़त से नवाज़ा गया है और बतौर साफ़ी आपको इज़्ज़त से नवाज़ा गया है, बतौर ख़ान या निसार नहीं, आपको बतौर एक जर्नलिस्ट आपको नवाज़ा गया है। तो ये एक बड़ा इज़्ज़त वाला पेशा है और हमें इस पेशे की लाज रखनी चाहिए। जिस तरह निसार साहब ने कहा कि आप आएँ लेकिन इसमें पैसा नहीं है, हाँ, अगर आप काम करेंगे तो इज़्ज़त है, दुआएँ हैं और आपके लिए कदर और मंज़िल है। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह निसार साहब के साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। आपके नाज़रीन की भी बहुत-बहुत शुक्रिया।